हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2727। अ ट्रू मैन शुड बी लाइक दिस एक। जब झंग यी को डेंग शेंटोंग का संदेश मिला तो उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई जो काफी गहरी थी। उसका अपना एक बैकअप प्लान था। भले ही उसने हुएक्सू किंगडम को एक अभेद्य रक्षा इनविंसिबल डिफेंस प्रदान की थी, लेकिन उसने सभी परमाणु और आक्रामक हथियारों ऑफेंसिव वेपन्स को लॉक कर रखा था, चाहे वो सुपर युद्धपोत हो, विभिन्न किलों में तैनात ग्रहीय कक्षीय तोपें, प्लैनेटरी ऑर्बिटल कैनन्स हो या रणनीतिक हमले के हथियार। केवल उसके बायोआयरिस, आंखों की पुतली और मानसिक तरंगे मेंटल रिपल्स ही उन्हें अनलॉक कर सकती है। ये आंशिक रूप से सावधानी थी। इस कयामत के समय में उसने कभी भी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। ये नियंत्रण की भावना थी। वो हुएक्सू किंगडम का सर्वोच्च शासक था और केवल इसी तरह वो बिना किसी विश्वासघात के डर के निश्चिंत रह सकता था। सबको बता दो कि तुम सबने बहुत मेहनत की है। झंग यी मुड़ा और अपने पीछे खड़े राजसी ड्रीमर युद्धपोत और अपने उन साथियों को देखा जो रवाना होने के लिए तैयार थे। लू रैन, यांग जिंगसिन, अंकल यू, लाइंग युए, क्षू पैंग, ली यंगयांग, हर किसी से उस योद्धा की ऊर्जा झलक रही थी जिसने अभी अभी एक पूरे राष्ट्र को मिटाया था। मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। झंग यी की आवाज बहुत शांत थी। उसने संपर्क काटा और हाथ के एक इशारे के साथ उसका सफेद लबादा हवा में लहराया। सब लोग जहाज पर सवार हो जाओ। ज़ेपिन किंगडम तो बस एक शुरुआत, एपेटाइजर थी। अभी हुएक्सू किंगडम के दरवाजों पर 4 मुख्य पकवान, मेन कोर्सेज, हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं और इन सबको एक ही बार में निगल जाते हैं। झंग यी ने एक कदम आगे बढ़ाया। वो अपनी जगह से गायब हुआ और अगले ही पल ब्रिज पर कमांड सीट पर दिखाई दिया। लक्ष्य हुएक्सू किंगडम, तिएनहाई सिटी। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो, हमें वापस जाना चाहिए। चलो सफाई करते हैं। बूम! वो विशाल काला युद्धपोत जो किसी लोहे के शहर जितना बड़ा था, उसके इंजनों से नीली लपटें निकली। उसने पल भर में ध्वनि की गति, साउंड बैरियर को तोड़ दिया और वातावरण में एक लंबा निर्वात, वैक्यूम बना दिया। ये म्यान में लौटती हुई एक तेज तलवार या पाताल से लौटते हुए एक राक्षसी ड्रैगन की तरह था, जो एक पूरी सभ्यता को मिटाने की ताकत लिए उन 4 अज्ञानी प्राचीन नस्लों पर कहर बरपाने निकल पड़ा था। हुएक्सू किंगडम के चारों ओर तोपें गरज रही थी और युद्ध मशीनें चल रही थी, जिससे पूरा क्षेत्र ऐसा लग रहा था जैसे नष्ट होने वाला हो। चारों प्रमुख समूहों का हमला पिछले 40 मिनटों से जारी था। भले ही हुएक्सू किंगडम की रक्षा अभेद्य थी, लेकिन केवल मार खाते रहने और जवाबी कार्रवाई न करने की स्थिति ने जियान शू और मिंग वो जैसे नेताओं को एक गलतफहमी दे दी थी कि हुएक्सू किंगडम के पास लड़ने की क्षमता नहीं है और वो केवल बचाव की मुद्रा में है। उनके पास वापस लड़ने की शक्ति नहीं है। स्थिति देखकर वो उत्साह से दहाड़ा। उनकी पूरी ऊर्जा ढाल शील्ड में लगी है। अगर हम थोड़ा और जोर लगाएं और इस खोल को तोड़ दें तो अंदर के अरबों इंसान वध के लिए तैयार मेमने होंगे। आदेश दो, युद्धपोतों की सभी मुख्य तोपों को ओवरलोड करो। एक साथ गोलाबारी के लिए तैयार हो जाओ। सारी मारक क्षमता एक बिंदु पर केंद्रित करो। भले ही तोपें फट जाएं, पर इस ढाल को उड़ा दो। सेलेस्टियल्स के योद्धाओं, अपना जुनून जगाओ। सबसे तेज बिजली और तूफान को बुलाओ। चारों प्रमुख नस्लें पूरी तरह पागल हो गई थी। वे एक बड़ा जुआ खेल रहे थे। आकाश और पृथ्वी के बीच ऊर्जा का उतार चढ़ाव अपने चरम पर पहुंच गया था। हवा खुद कांपने लगी थी। हालांकि इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर
ड्रिप, ड्रिप, ड्रिप। अचानक चारों प्राचीन नस्लों के सभी युद्धपोतों के रडार स्क्रीन पर एक तेज और खतरनाक अलार्म गूंज उठा। अलार्म सामने से नहीं, बल्कि ऊपर से आ रहा था। वातावरण के बाहर से, जमीन से हजारों मीटर ऊपर, उच्च ऊर्जा प्रतिक्रिया, हाई एनर्जी रिएक्शन मिली है। एक विशाल वस्तु बहुत तेज गति से नजदीक आ रही है। वो क्या है? सबने सहज रूप से ऊपर देखा। काले आसमान में बादलों के बीच अचानक एक बड़ा छेद हो गया। एक काला सुपर युद्धपोत जो नर्क से आया हुआ लग रहा था, लाल लपटों और विनाशकारी बिजली के साथ एक काले उल्कापिंड की तरह सीधे नीचे गिरा। उसने न तो अपनी गति धीमी की और न ही उन 4 नस्लों के बेड़े से बचने की कोशिश की। सब कुछ कुचल देने वाली ताकत के साथ वो सीधे तियनहाई सिटी के युद्ध क्षेत्र के केंद्र में जा टकराया। युद्धपोत के सबसे अगले हिस्से पर एक काली आकृति गर्व से खड़ी थी। वो हाथ पीछे बांधे नीचे खड़ी एलियन सेना को देख रहा था। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। वो झंग यी था। वो हुएक्सू किंगडम की सबसे बड़ी ताकत थी। जब तुम यहां आ ही गए हो तो अब वापस मत जाना, उसकी आवाज आसमान में गूंज उठी। अगले ही सेकंड काले युद्धपोत ने पीछे मुड़ने के बजाय सीधे आयरनक्लैड कबीले के एक विशाल फ्लैगशिप, मुख्य जहाज, में टक्कर मार दी। स्नैप, आयरनक्लैड क्लैन का वो फ्लैगशिप जो 1 किलोमीटर से अधिक लंबा था, ड्रीमर के सामने किसी प्लास्टिक के खिलौने जैसा कमजोर साबित हुआ। ड्रीमर, जिसे स्टार नेशन और ईहेन क्लैन की उन्नत तकनीक से सुधारा गया था, वो महज एक टक्कर थी। आयरनक्लैड क्लैन का फ्लैगशिप पल भर में 2 टुकड़ों में टूट गया और हवा में एक आग का गोला बन गया। इस टक्कर ने आयरनक्लैड क्लैन के गर्व को चकनाचूर कर दिया। अपने भौतिक हमले और रक्षा के लिए मशहूर ये कबीला, जिसके युद्धपोत अजेय माने जाते थे, आज बेबस था। वे कहां से आए? ड्रीमर अचानक स्पेस जंप तकनीक का उपयोग करके प्रकट हुआ था, और इसकी अदृश्यता, स्टेल्थ तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि चारों नस्लें इसे पकड़ ही नहीं पाई। इस समय दुनिया की सारी निगाहें तियनहाई सिटी के ऊपर के आसमान पर टिकी है। वो आदमी, वो वापस आ गया है। अब मजा आएगा। ये युद्ध तो अभी असल में शुरू हुआ है। कमांड टावर में खड़े डेंग शेंटोंग ने ड्रीमर पर झंगी को देखा और राहत की एक लंबी सांस ली। एक असली मर्द ऐसा ही होना चाहिए। उसके दिल का आखिरी डर भी गायब हो गया, क्योंकि हुएक्सू किंगडम का सबसे शक्तिशाली भाला, स्पेयर, अपनी सही जगह पर वापस आ चुका था। तियनहाई सिटी के ऊपर बादलों के बीच वो काला युद्धपोत खामोशी से तैर रहा था। इसकी उपस्थिति ने युद्ध के शोर को एक पल में शांत कर दिया। झंगी जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था। उसकी सफेद कॉम्बैट ड्रेस तेज हवा में लहरा रही थी। उसने अपनी ठंडी नजरों से चारों ओर खड़ी संयुक्त सेना को देखा। उसकी उंगलियों में ईश्वरीय जंजीरें लिपटी थी। वो न्याय की शाश्वत तलवार, एटर्नल स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट, निकाल सकता था, जो पूरे क्षेत्र को काट सकती थी। मुझे हैक एंड स्लैश गेम्स खेलना बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आप नौसिखियों, नूब्स को कुचलते हैं, है ना? झंग यी के होठों पर एक मुस्कान आई। उसका युद्ध का जुनून जाग चुका था। इस समय दुनिया की नजरें स्थान की बाधाओं को पार कर इस जगह पर टिकी थी। चैप्टर 2728। अ ट्रू मैन शुड बी लाइक दिस दो। चाहे वो ब्रिटानिया की राउंड टेबल काउंसिल हो, भारत का स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, कोलंबिया की नेचुरल साइंस सोसाइटी, या दूर से देख रहे अन्य पर्यवेक्षक, सभी शक्तिशाली लोग अपनी सांसें रोककर इसे करीब से देख रहे हैं। कोड नेम केओस वाले व्यक्ति के बारे में बहुत सी कहानियां, लेजेंड्स प्रचलित हैं, लेकिन सच्चाई बहुत कम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखी है। विशेष रूप से झंग यी ने ज़ेपिन किंगडम के विनाश पर पूरी तरह से सूचना नाकाबंदी, इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड लगा दी थी। बाहरी दुनिया को केवल इतना पता है कि वो शक्तिशाली द्वीप राष्ट्र एक ही दिन में गायब हो गया, लेकिन किसी ने प्रक्रिया नहीं देखी।
वो अज्ञात डर और रहस्य ही सबसे आकर्षक है। उसने पूरे 3 साल तक गंभीरता से कोई खेल नहीं खेला है। आखिर अब उसकी शक्ति किस स्तर तक पहुंच गई होगी? एक अकेले युद्धपोत की शक्ति से 5 कबीलों के बेड़ों को नष्ट करने के लिए किसी को कितना शक्तिशाली होना चाहिए? और उनके हुलिये को देखकर लगता है कि उन्होंने लगभग बिना किसी नुकसान के जीत हासिल की है। ब्रिटानिया की राउंड टेबल काउंसिल में किंग आर्थर स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे। उनकी कमर पर पत्थर में दबी तलवार थोड़ा कांप रही थी, मानो किसी शक्तिशाली दुश्मन के खतरे को महसूस कर रही हो। एक ही पक्ष की शक्ति से आधे दिन में ज़ेपेन क्लैन का सफाया कर देना, और यहां तक कि टकमिसु सुमिहिको जैसे अनुभवी नाइट लेवल योद्धा का भी न बच पाना। उसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल शायद महान ब्लैक नाइट स्तर के करीब है ना? मॉर्गन ने अपनी ठुड्डी सहलाई। उनकी आंखों में गंभीरता थी। अगर उसने वास्तव में वो कदम उठा लिया है तो इस युद्ध का स्वरूप बदल जाएगा, क्योंकि एक ब्लैक नाइट लेवल के महामानव की उपस्थिति का अर्थ है कि एक शक्तिशाली हस्ती आधिकारिक तौर पर मंच पर आ चुकी है, जिसने दुनिया के सबसे मजबूत लोगों के बीच एक दृढ़ आधार स्थापित कर लिया है। व्हाइट नाइट स्तर से नीचे की नस्लों को जागीरदार, वैसल्स के रूप में रहना पड़ता है, जैसा कि आज अधिकांश मानव साम्राज्यों की स्थिति है। झंग यी ने तिरस्कार के साथ चारों ओर देखा। उसकी आवाज लाउडस्पीकर के माध्यम से गूंजी। तुमने युद्ध शुरू किया है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो कि वह कीमत कितनी क्रूर होगी? आसपास के चारों कबीलों की सेनाओं ने अपना हमला जारी रखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि साधारण हथियार एक नाइट लेवल विशेषज्ञ को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। झंग यी उन्हें मारना चाहता था। यह केवल समय की बात थी। वे मूर्ख नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने नेताओं को झंग यी से बात करने के लिए आगे किया। जैसा कि सब देख रहे थे, तियनहाई सिटी के ऊपर आसमान में प्रकाश और छाया का एक विशाल विरूपण, डिस्टॉर्शन दिखाई दिया। चारों महान कबीलों के प्रमुखों ने एक साथ विशाल होलोग्राफिक इमेजेस प्रोजेक्ट की। चारों नेताओं की आकृतियां झंग यी के चारों ओर प्रकट हुई। पूर्व में टाइटन नेता नोरिकी, जो सैकड़ों मीटर ऊंचा है और जिसकी 100 भुजाएं हैं। पश्चिम में आयरन क्लैड क्लैन का नेता, जो अंतिम मैक्स में लिपटा हुआ एक लोहे के किले जैसा दिखता है। दक्षिण में मिंगवो, जो सेलेस्टियल कबीले का नेता है, जिसकी पीठ पर 6 पंख हैं और जो पवित्र सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है। उत्तर में लैंगडल, जो भेड़िया कबीले का नेता है, जिसके पास 2 तलवारें हैं और जिसकी नजरें डरावनी हैं। ये चारों नेता अभी दूर थे और पहुंचे नहीं थे, लेकिन उनके प्रोजेक्शन पहले ही पहुंच गए। उद्देश्य केवल झंग यी के बोलने से पहले युद्ध शुरू करने का दोष उसी पर मढ़ना था, ताकि वे कारण, जस्टिस का दावा कर सकें। केओस, तुम विश्वासघाती और नीच बदमाश हो। नोरिकी की आवाज गरजते बादलों जैसी थी। हमारी 5 नस्लों ने सितारों की खोज के लिए तुम्हारे साथ गठबंधन किया। वो कितना गहरा विश्वास था। फिर भी तुमने अंतरिक्ष की गहराइयों में हमारे बेड़े का कत्लेआम किया। अब तुम और भी पागल हो गए हो। तुमने पूरे ज़ेपेन क्लैन को मार डाला, यहां तक कि बुजुर्गों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अन्य तीनों ने भी तुरंत झंग यी को फटकार लगाई ताकि दुनिया सुन सके। तुमने युद्ध शुरू किया तो हम युद्ध से जवाब देंगे। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मरना होगा। इन आरोपों का सामना करते हुए झंग यी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो सभी झूठों को चीर रही थी। झंग यी ने धीरे से अपनी उंगली चटकाई। टावर ऑफ ओरिजिन के एम्प्लीफिकेशन सिस्टम ने उसकी आवाज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा दिया। विश्वासघात, तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द सुनना हास्यास्पद है। झंग यी की आवाज शांत थी, फिर भी अधिकारपूर्ण थी। उस समय स्टारी स्काई कॉरिडोर के बाहर पहले किसने हमला किया था? कौन मुझे उस ठंडे ब्रह्मांड में खाद, फर्टिलाइजर बनाकर छोड़ना चाहता था? तुम 5 बड़ी नस्लें मेरे संसाधनों और हुएक्सू किंगडम की जमीन की भूखी थी।
तुमने मेरे निकलने से पहले ही केओस हंटिंग प्लान बना लिया था। अब जब मैंने बाजी पलट दी है तो तुम न्याय की गुहार लगा रहे हो। उसने अपना सिर थोड़ा उठाया। उसकी नजरें उन चारों विशाल प्रेतों पर तलवार की तरह घूमी। विजेता ही राजा होता है और हारने वाला ही खलनायक। ये ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी कानून है। चूंकि तुमने मेरी जान मांगी थी तो अपने कबीले के सफाई के लिए तैयार रहो। ज़ेपिन किंगडम को मैंने मिटा दिया है। अब उसने उंगली से चारों ओर इशारा किया। तुम्हारी बारी है। अभिमानी नेता दहाड़ा, तुम्हें लगता है कि तुम इस कछुए की खाल शील्ड से हमें रोक लोगे? हम तुम्हारी ऊर्जा खत्म कर देंगे। खत्म? झंगी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान डरावनी थी। क्या तुमने कोई गलती की है? किसने तुमसे कहा कि यह सिस्टम केवल रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इतना कहते ही झंग यी ने एक ऊर्जा कोर, एनर्जी कोर निकाला और उसे है सिटी के केंद्रीय ऊर्जा टावर में स्थापित कर दिया। फिर उसने लू केरन से कहा, ऊर्जा कोर को सक्रिय करो, उच्चतम अनुमति अनलॉक करो और पूरे हुएक्सू किंगडम के सभी आक्रमण मॉड्यूल, अटैक मॉड्यूल्स खोल दो। लू केरन ने उत्साह के साथ स्टार्ट बटन दबाया। उन पुराने मुर्दों को साफ साफ देखने दो की असली इंडस्ट्रियल वायलेंट एस्थेटिक्स क्या होती है। चैप्टर 2729 टेरिफाइंग ग्रोथ पोटेंशियल 1। बस हुएक्सू किंगडम की गहराई से एक गूंज उठी, जैसे अरबों वर्षों से सो रहा कोई विशाल दानव जाग रहा हो। तियानहाई शहर के मध्य में स्थित टावर ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति का टावर, जो पहले हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था और राष्ट्रीय रक्षा नेटवर्क का समर्थन कर रहा था, उसका रंग अचानक पूरी तरह बदल गया। कोमल नीला रंग फीका पड़ गया और उसकी जगह एक डरावने गहरे लाल, क्रिम्सन रंग ने ले ली, जो विनाश और सहार का प्रतीक था। ये लाल ऊर्जा बाहर नहीं निकली, बल्कि एक अविश्वसनीय तरीके से वाईफाई के समान लंबी दूरी की सेंसिंग के माध्यम से हुआक्सू साम्राज्य के विभिन्न मुख्य शहरों में तेजी से फैल गई। एक पल में देश भर के 3 मुख्य शहरों और 110 गुप्त सैन्य ठिकानों में फैले पावर टावर इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद एक साथ पुनर्जीवित हो उठे। सुरक्षा कवच के नोड्स, शील्ड नोड्स, जो मूल रूप से रक्षा के लिए उपयोग किए जाते थे, वे क्रिस्टल प्रिज्म जो पहले बिल्कुल साफ थे, इस क्षण यांत्रिक रूप से बदलने लगे। प्रिज्म पलटा और मुड़ा, जिसके अंदर से एक पारदर्शी और घातक तोप मजल प्रकट हुई। प्रत्येक नोड तुरंत एक छोटे ग्रह विनाशक बुर्ज, प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग टरेट में बदल गया। वास्तव में वे सभी टावर ऑफ ओरिजिन के हमले के स्पर्शक, टेंटिकल्स हैं। सिस्टम सेल्फ चेक पूरा हुआ। अटैक एरे पूरी तरह चार्ज है। सिस्टम कोड नेम डेथ कलेडोस्कोप, मौत का बहुरूप दर्शक। डेथ कलेडोस्कोप एक राष्ट्रव्यापी युद्ध प्रणाली है जिसे झंग यी ने लू केरन से बनवाया था। यह रक्षा और हमले को जोड़ती है और युद्ध के दौरान ऊर्जा तुरंत तियानहाई शहर से पूरे रक्षा तंत्र के किसी भी कोने तक फ्लैश होगी। सहार शुरू होने दो। टावर के ऊपर खड़े होकर झंग यी ने ठंडे स्वर में कुछ शब्द कहे और फिर अपनी हथेली को जोर से घुमाया। बूम 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 बूम। इस क्षण हुआक्सू साम्राज्य के ऊपर का आसमान एक विशाल बहुरूप दर्शक में बदल गया। लेकिन फूलों के बजाय ये चारों कबीलों के योद्धाओं के मांस, खून और युद्धपोतों के टुकड़ों से भरा था। गहरे लाल रंग की हजारों किरणें, जैसे बहती हुई खून की बारिश या नर्क की गहराइयों से फूटता हुआ लावा हो। आसमान और गोबी के एलियन मित्र देशों की सेनाओं पर पागलों की तरह बरसने लगी। ये अब केवल एक रक्षात्मक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि उच्चतम स्तर का एक सैचुरेशन अटैक, संतृप्ति हमला था। सिजल सिजल सिजल। रे टावर के शीर्ष से उच्च शुद्धता वाली किरणें निकली, जो प्राचीन सभ्यता के योद्धाओं को ऐसे काट रही थी जैसे टोफू को काटा जा रहा हो। यहां तक कि जब ये युद्धपोतों, यांत्रिक जीवन रूपों या टैंकों के संपर्क में आया तो इसने उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट के चीर दिया।
उत्तर पश्चिमी युद्ध क्षेत्र। आयरनक्लैड कमांडर अपनी मुख्य तोपों से एक और हमला करने की तैयारी कर रहा था जब उसने अचानक अपने रडार स्क्रीन पर लाल रंग का समंदर देखा। ये क्या है? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, विनाश की किरण पहुंच चुकी थी। वे गहरी लाल किरणें साधारण लेजर नहीं थी, बल्कि एंटीमैटर स्प्लिटिंग रेज, प्रतिद्रव्य विखंडन किरणें थीं, जिनमें प्लैनेट नेको की तकनीक शामिल थी। आयरनक्लैड क्लैन का गर्व, उनका स्टील सैलाब, इस शक्ति के सामने राख हो गया। लाल बत्ती के नीचे उन भारी युद्धपोतों की ढालें एक कागज की तरह तुरंत चकनाचूर हो गई। इसके तुरंत बाद वो अभेद्य लगने वाला मिश्र धातु का ढांचा पिघलने और मुड़ने लगा और अंततः आणविक स्तर, मॉलिक्यूलर लेवल पर बिखर गया। कोई हिंसक विस्फोट नहीं हुआ, बस युद्धपोत खामोशी से गायब हो गए और धातु की धूल में बदल गए। दक्षिण पश्चिमी पर्वत और जंगल। यहां एक और भी दुखद दृश्य सामने आ रहा है। फैंग वुल्फ योद्धा, जो शारीरिक शक्ति की पूजा करते थे, युद्ध के मैदान में अपने अविनाशी शरीरों के भरोसे लड़ते थे, लेकिन कलेडोस्कोप ऑफ डेथ के प्रहार के नीचे उनके बेशकीमती शरीर सबसे बड़ा मजाक बन गए। हजारों भेड़िया योद्धाओं की चीखें घाटी में गूंज उठीं। उनकी खाल जल गई, उनकी मांसपेशियां घुल गई और उनकी हड्डियां वाष्पित हो गई। आणविक स्तर पर मिटाए जाने का दर्द जीवित प्राणियों की सहन शक्ति की सीमा से बाहर है। टाइटन कबीले के जैविक हथियार, वे विशालकाय, सैकड़ों मीटर ऊंचे मांस और खून के राक्षस, प्रतिद्रव्य किरणों की चिलचिलाती गर्मी के नीचे एक घिनौनी दुर्गंध छोड़ते हुए ढह गए। उनके विशाल टुकड़ों ने अपने ही अनगिनत सैनिकों को कुचल दिया। चारों प्राचीन सभ्यताओं की मित्र सेनाएं, जिन्हें अपने हमले पर इतना गर्व था, पल भर में बिखर गई। ये अब युद्ध नहीं था, ये सफाई, क्लीनिंग थी। यहां तक कि विष्णु, जिसने हुआक्शु साम्राज्य की तकनीक को लेवल एक सिविलाइजेशन चरण में माना था, उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ड्रैगन क्लैन ने उन्हें ये हथियार दिए हैं? आखिर ड्रैगन कबीला हुआक्शु साम्राज्य पर कितना भरोसा करता है? वास्तव में जो हथियार झंगी लाया था, वे पूरी तरह से उनके द्वारा निर्मित नहीं थे, बल्कि सैंड रेडर सभ्यता के शहर से प्राप्त किए गए थे। ये एक ऐसी सभ्यता का हथियार था जो कभी ईश्वर तुल्य थी। यहां तक कि बाई लोंगजी, जो इस दृश्य का गवाह था, उसकी आंखों में चमक थी। केओस, ये लड़का मुझे किसी भयानक अस्तित्व की याद दिलाता है। ये सुनकर हे लोंग्युन जिंग ने पूछा, तुम्हारा मतलब द्रिकलोग? बाई लोंगजी ने सिर हिलाया। सही कहा, मैं इस छोटे बदमाश चाओस में ड्रेकर्स जैसी ही सनक महसूस करता हूं और विकास की डरावनी क्षमता, टेरिफाइंग पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। चैप्टर 2730, टेरिफाइंग ग्रोथ पोटेंशियल 2। झंग यी ने कभी भी ड्रैगन क्लैन, ड्रैगन कबीले से कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने यह क्लैन से इंजीनियरों के नोट्स प्राप्त कर लिए थे और साथ ही ये तथ्य भी कि सैंड रेडर्स सभ्यता के पास उन्नत तकनीक थी। आखिरकार ड्रैगन के लिए ये चीजें हाइन नहीं मानी जाती है। हालांकि इसके बावजूद बाई लोंगजी का मानना है कि इन तकनीकों को भौतिक उत्पादों, फिजिकल प्रोडक्ट्स में बदलने में झंग यी को कम से कम 1 दर्जन साल लगेंगे। लेकिन सिर्फ 3 वर्षों में हुएक्सू किंगडम की हथियार प्रणालियों, वेपन सिस्टम्स ने पहले ही उसे प्रभावित कर दिया था। युअन जिंग ने कंधे उचकाए और आलस्य से कहा, भूलना मत, एक इंसान का जीवन काल आमतौर पर केवल लगभग 100 वर्ष होता है, जबकि एक ड्रैगन का जीवन काल अक्सर हजारों वर्षों में मापा जाता है। इसलिए वे उस हर शक्ति को विकसित करने के लिए हमसे अधिक उत्सुक हैं जिसे वे विकसित कर सकते हैं। बाई लोंगजी की आंखें चमकी। क्या तुम्हें लगता है कि हम एक बेकाबू राक्षस, अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर पाल रहे हैं? ब्लैक ड्रैगन प्रिंस ने उपहास किया। यहां तक कि क्रिएटर, निर्माता भी हमें पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि सर्वेंट्स जाति के रूप में हमें हुएक्सू कबीले को पूरी तरह से नियंत्रित करने का कोई अधिकार है?
कम से कम अभी के लिए हमें इस तरह के प्रबंधक, मैनेजर की आवश्यकता है जो समझदार हो और जिसके पास असीमित क्षमता हो। क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? वो पास आया और बाई लोंगजी के कंधे को थपथपाया। हमारे पूर्वज का निर्णय कभी गलत नहीं होता, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। बाई लोंगजी ने अपनी पलकें झुकाई और शांति से कहा, देखते हैं कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। हालांकि लोग आपस में बातें कर रहे थे, वे पूरी तरह से तनाव मुक्त, रिलैक्स्ड नहीं थे। हुएक्सू किंगडम और 5 प्रमुख जातीय समूहों के बीच युद्ध वास्तव में लोगों के बीच का युद्ध था, जो झंग यी के समर्थक थे। पर्दे के पीछे एक उच्च स्तरीय संघर्ष, हायर लेवल स्ट्रगल जारी है, लेकिन इसे दूसरों द्वारा कम ही देखा जाता है। चाहे कुछ भी हो, इस बार उस बच्चे ने हमें निराश नहीं किया। बाई लोंगजी ने झंग यी पर इस तरह टिप्पणी की। इसके अलावा उसने सुपर यूनिवर्स की शक्ति में महारत हासिल कर ली है और उसका भविष्य आशाजनक, प्रॉमिसिंग है। हुएक्सू किंगडम के हमले ने चारकबीले की संयुक्त सेना, फॉर ट्राइब एलिड फोर्सेस, को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया, उन्हें अचंभे में डाल दिया। मूल रूप से यह सोचा गया था कि 4 राज्यों की शक्ति को केंद्रित करके वे हुएक्सू किंगडम को पूरी तरह से कुचल सकते हैं या कम से कम बढ़त हासिल कर सकते हैं। लेकिन किसने कल्पना की होगी कि दूसरी तरफ ने एक सुपर सभ्यता के तकनीकी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसने उन्हें विनाशकारी झटका दिया। हमलों के एक दौर के बाद झंग यी ने हुएक्सू किंगडम के उच्च कमान, हाई कमांड के संचार चैनल में आदेश दिया, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? हथियार प्रणालियों को चार्ज करने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही तोपखाने की गोलाबारी, आर्टिलरी बैराज शुरू कर दी है। अब सभी सैनिक हमला शुरू करें। 6 प्रमुख क्षेत्रों, 6 मेजर रीजन्स में होतू, हाजुओ, एक्सायोलाई और अन्य लंबे समय से हाई अलर्ट पर थे। मूल रूप से झंग यी को युद्ध के मैदान पर हावी होते देखने का इरादा रखते थे। हालांकि अब जब झंग यी ने मोर्चा खोल दिया है, तो वे स्वाभाविक रूप से अब और छिप नहीं सकते। शेंगजिंग क्षेत्र युद्ध के लिए तैयार है। सभी सैनिकों को तुरंत तैनात, डिप्लॉयड किया जाना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी सैनिक हमला शुरू करें। नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी, राष्ट्रीय रक्षा सेना आगे बढ़ रही है। झंग यी के शक्ति प्रदर्शन ने 6 क्षेत्रीय सेनाओं के मनोबल, मरैल को बहुत बढ़ा दिया और किनारे पर इंतजार कर रहे एलियन सैनिक तुरंत युद्ध के मैदान में कूद पड़े। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने झंग यी द्वारा बनाए गए शांतिपूर्ण वातावरण का लाभ उठाया है और विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं से संसाधनों को वापस लाकर और चंद्र सभ्यता, ल्यूनर सिविलाइजेशन से अलौकिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक परिपक्व ध्यान प्रणाली, मेडिटेशन सिस्टम लाकर अपनी ताकत में काफी सुधार किया है। 5 वर्षों के भीतर देश भर में इप्सिलॉन स्तर की अलौकिक क्षमता वाले 1 दर्जन से अधिक नए लोग उभरे हैं। वर्षों के कठोर प्रशिक्षण और तैयारी के बाद हम अपने देश के लिए लड़ने और महान चीजें हासिल करने के लिए तैयार हैं। पलटवार अटैक। हुएक्सू किंगडम की 6 प्रमुख क्षेत्रों की सेनाओं ने जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को लपक लिया। शेंगजिंग क्षेत्र में होटू अभी भी अर्थ गॉड टेम्पल में बैठी है, लेकिन उसे केंद्र मानकर एक विशाल डोमेन बन गया है जिसमें घुसपैठ करना कठिन है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, कोई हरकत नहीं की, बल्कि चुपचाप कुछ होने का इंतजार करने लगी। शंग दाओवे ने उससे विदा ली। क्षिति गर्भा, जिसका महाशक्ति सूचकांक, सुपर पावर इंडेक्स, अब 40,000 अंकों तक पहुंच गया है, अपनी कमर पर एक कमान तलवार, कमांड स्वॉर्ड के साथ अर्थ गॉड टेम्पल के गेट से धीरे धीरे बाहर निकला। हवा और बर्फ के बीच 10 योद्धा युद्ध की भावना से भरे हुए थे, जबकि प्रांगण के गेट के बाहर 36 डिवाइन जनरल्स, 36 दिव्य सेनापतियों का एक सैन्य गठन खड़ा था। चलो चलें, हमारे राष्ट्र की नियति की लड़ाई आ गई है, हमें मौत तक लड़ना होगा। गई जीक सिंह दैशिंग ने अपनी क्षमता सक्रिय की, स्पेस को विकृत,
डिस्टॉर्टिंग स्पेस किया और तुरंत सभी को उस युद्ध के मैदान में टेलीपोर्ट कर दिया जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। स्थापित स्थानिक प्रणाली एस्टैब्लिश्ड स्पेशल सिस्टम के साथ दाइशेंग कई स्थानिक नोड्स के माध्यम से देश भर में लोगों को पहुंचा सकता है। जियांगनन क्षेत्र में ज़हू वायु की आंखें एलियन नस्ल की उत्पत्ति के लिए तीव्र इच्छा से भरी हुई थी। अपने आकार के अनुपात में बहुत बड़ी दिखने वाली युद्ध तलवार पकड़कर वो रक्षात्मक बल क्षेत्र डिफेंसिव फोर्स फील्ड से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति था। झुरोंग, तु यनलाई, नए पदोन्नत इप्सिलॉन, लेगोंग, ली ग्वोकियांग और दियनमू चेन जोक्स्याओं के साथ यान यू गार्ड्स का नेतृत्व करते हुए पीछे पीछे आए। प्रत्येक क्षेत्र की अलौकिक सेनाएं सुपरह्यूमन फोर्सेस कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी और वे अंततः अपने दिल की संतुष्टि तक लड़ सकते थे। वे मानव योद्धा जिन्हें कभी 4 प्रमुख नस्लों द्वारा दबाया गया था, अब अपने पिंजरों से छूटे हुए बाघों की तरह थे, घेराबंदी को तोड़ते हुए दहाड़ रहे थे और पराजित दुश्मन पर अपना जमा हुआ गुस्सा निकाल रहे थे। वास्तव में झंग यी को उनकी आवश्यकता नहीं थी। वो पूरे चारंसला गठबंधन का सफाया करने के लिए डेथ कलेडोस्कोप हथियार प्रणाली पर भरोसा कर सकता था। आखिरकार यह हथियार प्रणाली सभ्यता के बहुत उच्च स्तर पर है। हालांकि उसने फिर भी इनह्यूमन्स को युद्ध के सबसे आदिम रूप में शामिल करने का विकल्प चुना। ये झंग यी की कोई चालाकी या ऊर्जा बचाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि उसने अनगिनत सभ्यताओं का पतन देखा था और एक बुनियादी सच्चाई को समझ लिया था। तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई पर अत्यधिक निर्भरता अंततः सभ्यताओं के बुरे अंत की ओर ले जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे सैंड रेडर्स और कैंग्योन क्लैन के साथ हुआ था। ब्रह्मांडीय नस्लों के लिए अपनी सीमा तक पहुंचने का एकमात्र तरीका अपनी सीमाओं को तोड़ना और ईथर के स्तर से उच्च आयाम हायर डायमेंशन पर चढ़ना है। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति लगातार लड़े और संघर्ष करे, जिससे वे स्वयं को परिष्कृत और विकसित रिफाइनिंग एंड इवॉल्विंग कर सके। उन्होंने इस युद्ध को हुएक्सू कबीले के असाधारण व्यक्तियों एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडिविजुअल्स के कौशल को निखारने के लिए एक प्रशिक्षण मैदान ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में माना। झंग यी द्वारा किए गए एक ही शुद्धिकरण पर्ज में चारक बीले की संयुक्त सेना ने अपनी लगभग आधी ताकत खो दी। हालांकि युद्ध में मरने वाले ज्यादातर कैनन फॉडर हैं, जबकि शक्तिशाली महामानव, विशेष रूप से वे जो इप्सिलॉन क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं, उन्हें मारना इतना आसान नहीं है। इसलिए उनके पास अभी भी एक बहुत मजबूत युद्ध शक्ति बची थी। और जब उन्होंने देखा कि हुएक्सू किंगडम की सेना युद्ध के मैदान में आ गई है, तो उन्होंने तुरंत सोचा कि उनका अवसर आ गया है। हुएक्सू किंगडम को घेरने वाले कई क्षेत्रों से पानी की धाराएं फूट पड़ी और फिर 4 कबीलों की संबद्ध सेनाओं के साथ बेरमी से टकराई। चारकबीले की संयुक्त सेना, जो मूल रूप से खुद को अजेय और सिक्स पीपल को कमजोर मानती थी, टक्कर के कुछ ही क्षणों बाद भारी गिरावट दिखाने लगी। हुएक्सू किंगडम की अलौकिक सेनाएं उच्च मनोबल में थी और उन्होंने सामने से चारंसल की संयुक्त सेना को जल्दी से हरा दिया। करीब से देखने पर पता चला कि हुएक्सू किंगडम की सेना में वास्तव में 1 लाख से अधिक यांत्रिक जीवन रूप मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स शामिल थे। वे कैंग्योन क्लैन के यांत्रिक जीवन रूप थे, जिन्हें झंग यी ने आंशिक रूप से समाप्त कर दिया था। प्रत्येक के पास टॉप टियर लेवल डेल्टा स्तर की युद्ध शक्ति थी। चूंकि वे मौत से नहीं डरते, इसलिए वे इप्सिलॉन श्रेणी के इनह्यूमन्स के लिए कुछ मुसीबत खड़ी करेंगे। इसके अलावा उन 6 या 7 मीटर ऊंचे और व्यावहारिक रूप से चलने वाले लोहे के शहरों, मोबाइल स्टील सिटीज जैसे सुपर विशाल यांत्रिक जीवन रूपों के जुड़ने से 4 प्राचीन सभ्यताओं के सैन्य संरचनाओं, मिलिट्री फॉर्मेशंस के लिए एक घातक खतरा पैदा हो गया। हालांकि कैंग्योन क्लैन अपेक्षाकृत जल्दी दिखाई दिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सभ्यता कमजोर थी।
सख्ती से कहें तो शुद्ध युद्ध शक्ति के मामले में कैंग्योन क्लैन, जो यांत्रिक सभ्यता के अपेक्षाकृत उच्च स्तर के मालिक हैं, एक पर एक लड़ाई में किसी भी 4 कबीलों से अधिक मजबूत है। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।